प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द किसी क्लासेज में। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी कि आप 10वीं के छात्र हैं जिसका एग्ज़ाम इसी 2024 में होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो बहुत सारा प्रश्न याद किए होंगे, सबको परीक्षा को लेकर काफ़ी चिंता होगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो आपका पेपर आने वाला है, हिंदी का जो परीक्षा होने वाला है, उसके लिए इस वीडियो में कुछ खास है। खास ये है कि अगर सोचिए कि आप लोगों ने सैकड़ों प्रश्न याद किए होंगे हिंदी के कि आपके परीक्षा में आप लिखेंगे उसको, लेकिन सोचिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो कि मात्र 20-30 प्रश्न आपको बताया जाए और वही प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में आ जाए, तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। सेम वही काम इस वीडियो में होने वाला है, तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो के साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है और मैं उस 30 प्रश्न के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आएगा। ये मेरा दावा है कि मैं जो 30 प्रश्न आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उस 30 प्रश्न में से ही सुबह और शाम यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में मात्र उस 30 प्रश्न में से ही प्रश्न आएंगे। ये मेरा 100% दावा है। अगर नहीं हुआ तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और मैं इस वीडियो में आपको वो 30 का 30 प्रश्न बताने वाला हूँ। आप उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और कहीं से भी उसका उत्तर आप ढूंढ के और उसको लिखिएगा, उस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि मात्र 30 प्रश्न जो पढ़ लिख लिया है, जो अच्छा से तैयारी किया, उसके लिए तो खैर बहुत बात है। जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि मात्र 30 प्रश्न आप करेंगे और आपका जो लघु स्तरीय प्रश्न है जो आपको बनाना होता है एग्जाम में, वो आपका पूरा बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो तो जानबूझ के आप शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी आपके दोस्त 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक काम कीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पहला प्रश्न कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बच्चों अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा या मेरे ही चैनल पे आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखे तो जाइए अभी के अभी वीडियो देखिए, क्योंकि उससे आपका सारा लघुतरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो पूरा बन जाएगा। तो इस प्रश्न की ओर आते हैं। इस प्रश्न में लिखा गया है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो बच्चों आपको पता होगा कि एक दिन उसकी बहू जो है अपने बेटे को पीट रही थी किसी बात को लेकर। तब मगम्मा से जब रहा नहीं गया तो वो अपनी बहू से बोली कि क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। बस क्या था, मगम्मा की बहू बच्चे को पीटना छोड़ के अपने सास से ही लड़ बैठी। तो यही विवाद था उस दोनों के बीच, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका प्रश्न का उत्तर कहीं से भी नोट करके आप लिखिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट वीवीआई बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी परीक्षा में पूछेगा। एक बात और बच्चों, आप अगर इस वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो आप अपने रिस्क पे जाइए, क्योंकि आप ये बात सोचिए कोई ना कोई ज़रूर इस वीडियो को देख रहा होगा और वो परीक्षा में ज़रूर लिख के आएगा। इसलिए आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए और परीक्षा दे के आइए, तब आप मिलाइएगा कि जितना प्रश्न मैंने बताया था उतना ही प्रश्न आया कि नहीं। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न रहा आपका ये कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। बच्चों आपको मालूम होगा कि सेन दंपति को जब कोई विश्वास नहीं रह गया था कि उसको संतान में लड़का पैदा होगा, तब जाके खोखा का जन्म हुआ था। यानी कि खोखा जीवन के नियम के मामलों में तो अपवाद था ही, साथ वो अपने घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था, क्योंकि उसकी बहनों के लिए घर में कुछ और नियम थे और खोखा के लिए कुछ और नियम थे। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छा, आपको सेन साहब की जो 5 बेटियाँ हैं उनके नाम आपको याद है क्या? उनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो आप इस प्रकार दूसरे प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। बच्चों आपको पता है कि संतू के घर में जो नौकर था वो मछली को काटने वाला था और संतू चाहता था कि वो मछली को कुएं में रख दे। बच्चों इसीलिए संतू मछली लेकर भागा। तो चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो बच्चों आपको पता होगा कि रंगप्पा जो है मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था और वह मगम्मा के बारे में जब जाना कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहने लगी है, तो उसको पता था कि अब तो मगम्मा जो भी काम करती है वो सारा पैसा उसी के पास है, इसलिए वो मगम्मा से कुछ उधार रुपये चाहता था, जो कि मगम्मा उसे नहीं दी। और इसके बारे में और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, वीडियो आप जाके देखिए हमारे चैनल पर। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका वीडियो मेरे चैनल पर बनाया गया है और आप इससे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्यारे बच्चों, आपका पांचवा प्रश्न है कि नेताओं के बारे में कवि प्रेमगन की क्या राय है। तो नेताओं के बारे में कवि प्रेमगन की राय अच्छी नहीं है, क्योंकि कवि प्रेमगन कहते हैं कि नेता जो है अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे देश के बारे में कम सोचते हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है कि पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो आपको मालूम है कि पापाती जो है तमिलनाडु के एक गाँव कि वल्ली अम्माल जो है उसकी बेटी थी और उसको बुखार था, जिसके कारण वो पहले तो अपनी बेटी को लेके गई प्राथमिक अस्पताल अपने गांव में। वहां के डॉक्टर ने उसे बोला कि कल सुबह आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी बेटी को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाइए दिखाने। तो इसलिए शहर में इलाज के लिए पापाती को उसकी माँ जो है वो लेके आई थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सातवां प्रश्न कौन सा है। प्यारे बच्चों, हमारा सातवां प्रश्न है कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। बच्चों, आपको पता है कि ये जो प्रश्न है वो लौटकर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है, जिसमें कवि जो है उस तरह के बंगाल में लौट के आने की बात करता है जहाँ पे अनेक नदियाँ बहती हैं और नदियों के किनारे जो है धान के खेत लहलहाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं कि हमारा आठवां प्रश्न क्या है। और बच्चों, एक बात फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ के जाते हैं तो आप अपने रिस्क पे छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आप ये बात सोचिए कि कोई ना कोई ज़रूर इस वीडियो को देख रहा होगा और वही लिख के आएगा। इसलिए आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, आठवां प्रश्न ये है कि बहादुर ने आखिरकार लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों, आपको पता है कि लेखक का जो बेटा था वो जब तक बहादुर को पीटता था, गाली गलौज करता था उसके साथ, और वो जब तक मालिकिन के हाथ से भी थप्पड़ खा जाता था, डांट सुन जाता था, और अंततः जब उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया तब बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नौवां प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमारा नौवां प्रश्न क्या है। आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो बच्चों, जो साहित्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम करना चाहते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में युगांतकारी काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न कौन सा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर नाद क्या है। तो बच्चों, दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर नाद जो है वो जनता की आवाज़ है, जनता की पुकार है, समय की मांग है। और ये जो जनता की आवाज़ या पुकार है और जनता के सत्ता के लिए की जा रही है, और ये पुकार, ये आवाज़ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मांगी जा रही है, इसीलिए कवि ने यहाँ पे आवाज़ या पुकार के बदले घर घर नाद का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। बच्चों, आपको मालूम है कि सीता के 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटी है, नाती नतनी पोते पोतियां हैं, सब हैं, लेकिन कोई भी सीता से हाल चाल तक नहीं पूछता। बहुओं को छोड़ दीजिए, बेटा भी हाल चाल लेने नहीं आता है। और यहाँ तक कि बेटों ने ये फैसला किया है कि माँ बारी बारी से सबके यहाँ रहेगी, खाएगी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्यारे बच्चों, 12वां प्रश्न है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जाति प्रथा के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर ये होगा कि स्वदेशी कविता का मूल भाव ये है कि हमारे देश की जो जनता है वो विदेशी संस्कृति को अपनाकर, विदेशी वेशभूषा खान पान को अपनाकर इतरा रही है, वह अपने देश की संस्कृति को भूलती जा रही है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। बच्चों, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का नाम क्या था, ऐसे भी पूछे तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार लिख सकते हैं कि लक्ष्मी जो है वो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसके पति का नाम लक्ष्मण है। वो कलकत्ता में रह के नौकरी करते हैं, जिससे लक्ष्मी का घर नहीं चल पाता है। इसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ छिटपुट काम करके अपना गुजर बसर करना पड़ता है। तो उसका पारिवारिक स्थिति इसमें आप दर्शा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, ये प्रश्न है कि कवि किसके बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो बच्चों, कवि जो है वो राम नाम के बिना ये जीवन को व्यर्थ मानते हैं। कवि का कहना है कि जिसके जीवन में राम नाम नहीं है उसका जीवन विष के भोग करने के समान है। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय देना है। तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु जो हैं स्वयं उनके पिताजी थे। वो खुद भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे और कई राजा नवाबों के दरबार में रह चुके थे। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर कि हमारा 17वां प्रश्न क्या है। बच्चों, मैं आपको 30 प्रश्न बताने वाला हूँ
और ये 30 प्रश्न में से ही फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में प्रश्न आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर चाहे मुझे बोर्ड ऑफिस के लोग उठा के क्यों न ले जाएं, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और मिला के देखिएगा कि इसी में से 300 प्रश्न जो मैंने बताए हैं उसी में से आपका प्रश्न आया होगा और आप बना के आए होंगे। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि कविता के क का विवरण स्पष्ट करें। बच्चों आपको पता है कि ये कविता जो है अक्षर ज्ञान कविता से ये लिया गया है ये प्रश्न, और इसमें क्या होता है कि माँ अपने बेटे को क ख ग ये सब लिखना सिखा रही होती है। इसमें बेटे से क नहीं लिखा पाता है क्योंकि उसके चौखटे में क नहीं अटता है, कबूतर ही है ना फुदक के बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि विष के दांत कहानी जो है उसका नायक कौन है। तो बच्चों आपको पता है कि नायक अर्थात हीरो वो होता है जिसके अराउंड यानी कि जिसके चारों तरफ कहानी जो है वो चक्कर काटती है। तो आप देखिएगा कि इस स्टोरी में मदन जो है गिरधर का बेटा, उसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है कि कैसे वो ड्राइवर से पहले उसका नोकझोंक होता है, फिर वह सेन साहब से भी नहीं डरता है, फिर वो जब लट्टू नचा रहा होता है उस बीच में आता है ये खोखा, उसको कहता है क्या है हमको भी लट्टू देवे मैं भी नचाएगा, ऐसे करके उसको तैस में बोलता है। तो हीरो को तो जानते हो कि तैस पसंद नहीं आता है, मारता है, 2 दांत तोड़ देता है होकर। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा 19वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कवि स्वदेशी कविता में समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। देखिए इस कविता में कवि जो है वो समाज के धनी वर्ग की आलोचना करता है, क्योंकि धनी वर्ग ही ऐसे वर्ग हैं जो विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, विदेशी खान पान को अपना रहे हैं, विदेशी वेशभूषा को अपना रहे हैं और अपने स्वदेशी वेशभूषा खान पान रहन सहन को भूलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं कि हमारा 20वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि जूनर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखना है। बच्चों ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। सबसे लास्ट में जो चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि भाव स्पष्ट करे, भावार्थ लिखे, उस प्रश्न में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आप इसको 5 नंबर के भी हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। तो बच्चों ये प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है कि मनुष्य वही है जो सुख दुख को एक समान समझता है, जो सोना को भी मिट्टी के बराबर समझता है, जिसको ना अपने स्तुति की चिंता है और ना ही अपने निंदा की चिंता है। कवि ऐसे ही भक्ति में लीन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा 21वां प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे कासू को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। तो देखिए बच्चों, सेन साहब का जो बेटा कासू है, जिसका नाम चैप्टर में खोखा भी है, तो वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और उसका बेटा जो है पूरे परिवार का लाडला बेटा है, उसका लालन पालन शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। लेकिन असल में सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो वो उसको उसी टाइप की शिक्षा दे रहे हैं। तो अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को बुलवा कर उसके साथ ठोक पीट करवा रहे हैं ताकि उसको अभी से ही औजार रिंच वगैरह सबका जानकारी हो जाए। तो चलते हैं अगले प्रश्न 22वें प्रश्न की ओर कि हमारा 22वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि जातीय भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। प्यारे बच्चों, अगर जाति को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप अगर हम मान लेते हैं तो ये एक सही विभाजन नहीं होगा, स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यह लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। इसी कारण से जाति को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला 23वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, इस पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि देवता वो होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, राजा भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, अब जनतंत्र का ज़माना है, अब जनता ही शासन करती है। यानी कि कवि ने जनता को देवता कहा है और ये जो जनता है वो मजदूर या किसान होती है। तो मजदूर या किसान खेत और खलिहान में ही तो नजर आएंगे, इसलिए कविता में कवि ने देवता खेतों और खलिहानों में बताया है कि देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। तो बच्चों आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी तरीके से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर खुद बोल के समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, बच्चों के पास पहुँचे और उनको भी परीक्षा में काफ़ी हेल्प हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, नोकझोंक हुआ था, उसके बीच जो विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा कि इस कहानी में कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि मदन जो है मामूली सा एक किरानी का बेटा है, जिसके सामने जो सेन साहब के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो इस कहानी में
बड़े हैसियत और छोटे हैसियत वाले के बीच की दूरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दिखाई गई है। अमीरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें समाज में कैसे है उसको दिखाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न 25वां प्रश्न देखते हैं कि हमारा 25वां प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। तो बच्चों आपको पता है कि जलपात्र वो होता है जिसमें जल रखा जाता है, और आपको पता ये भी है कि जल ही जीवन का आधार है। और अपने आप को मदिरा इसलिए कहा है क्योंकि मदिरा से होता है नशा, और सत्ता भी एक नशा ही है। अगर मनुष्य न रहे तो ईश्वर के सत्ता का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 5 प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया है। पहले आप इस 5 प्रश्न को उतार लीजिए, फिर मैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को समझा देता हूँ। तो चलिए पहले आप इस 5 प्रश्न को उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, 26वां प्रश्न है हमारा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। 27वां प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। 28वां प्रश्न है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। 29वां प्रश्न है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। 30वां प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार आप 30 प्रश्न का उत्तर लिख के इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग में क्वेश्चन आएंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।